जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग अपने पिछले आंसर राइटिंग की सीरीज में समझ चुके थे कि हम किसी टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक से क्वेश्चंस जो डेवलप किए जा सकते हैं या एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं, उनके हम लोग मॉडल आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि आप लोग भी उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में ही है। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ये उसी सीरीज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग जैसे आंसर राइटिंग के जो सेशन मैंने शुरू किए थे उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको हड़प्पा के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था कि हमें उनके आंसर कैसे डेवलप करने हैं। और ये अच्छी तैयारी का ही एक वो है वे है कि जहां आप आंसर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डेवलप करके अपने पास रख लेंगे, तो ये आपका एग्जाम में समय बहुत बचाएगा। और एग्जाम में, मेंस एग्जाम में समय बहुत मैटर करता है। आप जब भी अगर एग्जाम दिए हैं या जिन लोगों ने एग्जाम दिए आप उनसे पूछेंगे तो आजकल एग्जाम में जो प्रॉब्लम आ रही है वो नॉलेज की नहीं है, कॉन्सेप्ट की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग आते हुए भी पेपर छोड़ के आना पड़ता है। इसका मतलब है कि प्रॉपर प्रैक्टिस में नहीं है। स्पीड उनकी बहुत मैटर करती है। स्पीड अगर ठीक होगी तो पेपर आसानी से हो जाता है। और स्पीड और हैंड राइटिंग का तालमेल, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा बिगड़े ना, रीडेबल होना चाहिए, इजीली रीडेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, लेकिन इजीली रीडेबल आंसर होने, राइटिंग होने चाहिए। तो आज हम उसको शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर को। तो इसमें मैंने आपने देखा है कि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट वाले में मैंने डिस्कस नहीं किए थे, वे क्वेश्चन थे जिनको कहते हैं 2 मार्क्स। ये हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी डेवलप किए हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है, मधुशिष्ट मेथड क्या थी? मधुशिष्ट मेथड क्या थी? ये चूंकि हड़प्पा से लिया गया क्वेश्चन है तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं बोल करके। इट वाज द मेथड ड्यूरिंग हड़प्पा विच वाज यूज्ड टू मेक स्टैच्यूज एंड आइडल्स। हड़प्पा सभ्यता के दौरान मूर्तियों को बनाने की एक विधि मृच्छिष्ट विधि कहलाती थी, जिसमें ये कहा जाता था, जैसे मॉडर्न टाइम में या फिर गुप्ताज पीरियड में हम लोग देखते थे कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक आई थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसमें मोम को भर दिया जाता था, फिर इसको गला करके बाहर निकाल लिया जाता था और जो मूर्ति का सांचा बचता था उसमें मेटल को भर देते थे। और इसी मेथड का यूज लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा भी किया गया, बाद में जो डेवलप इसका वर्जन है। और आज हम देखेंगे तो 2 बड़ी मूर्तियां हमको इसी टेक्निक से हमारे कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर में मिलती है। एक है नटराज स्टैच्यू ऑफ साउथ इंडिया एंड सुल्तानगंज स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये दोनों एक ही उससे निकली हुई है ना। तो आप समझ पाएंगे इसको कि किस प्रकार से इस विधि का प्रयोग किया जाता था। बहुत कम शब्दों में लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मूर्तिकला या मूर्तिकला की एक विधि को मृच्छिष्ट विधि कहा जाता था, जिसमें मूर्तियां बनाई जाती थी। और इसी विधि पर डेवलप होकर के आगे लॉस्ट वैक्स टेक्निक डेवलप हुई थी, जिसमें गुप्त काल की मूर्तियां, उसके बाद की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये था 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए, चीजों का फैक्ट पता होना चाहिए। अगर फैक्ट आपको क्लियर है तो आप शायद उसको अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, अशोक के कौन से अभिलेख से हड़प्पाई लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? इन विच रिकॉर्ड ऑफ अशोका हड़प्पन स्क्रिप्ट इज फाउंड। आपको पता है कि अशोका के जो रिकॉर्ड्स हैं, बेसिकली अगर हम उन्हें स्टडी करते हैं तो हमको आर्मेक, ब्राह्मी और खरोष्टी, इन लिपियों में प्राप्त होते हैं। अशोक का एक अभिलेख है जो हड़प्पन लिपि से बिल्कुल मैच करता है, वो है एरगुडी का, एरगुडी आंध्र प्रदेश। ये जो अशोक का स्तंभ लेख है, वो शिलालेख है, ये हड़प्पन लिपि में प्राप्त होता है। तो एक ही अभिलेख है अशोका का जो इसमें मिलता है, वो है एरगुडी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट वन इज राज मुद्रांक। व्हाट डज इट मीन बाय राज मुद्रांक? राज मुद्रांक क्या है?
आपने ये तो पढ़ा होगा कि इसमें हड़प्पन पीरियड में सील्स हमको बहुत सारे मिले हैं। तो उसमें जो सील्स होते थे वो दो तरह के सील होते थे। एक तो कॉमन रिलीजियस सील होते थे जिस पर कुछ पहचान चिन्ह वगैरह आइडेंटिफिकेशन का वो मार्क होता था। कुछ ऐसे सील्स थे जो ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी द्वारा यूज किए जाते थे। तो आप कहेंगे द सील्स ऑफ हड़प्पा बिलोंग्स टू अथॉरिटेरियन नेचर फाउंड फ्रॉम लोथल एंड कालीबंगा। यहां से हमको जो सील्स मिले हैं दे आर कॉल्ड राजमुद्रांक। द सील्स ऑफ आईवीसी सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड फ्रॉम लोथन एंड कालीबंगा विथ अथॉरिटेरियन नेचर टू कंट्रोल ट्रेड। ये व्यापारिक केंद्रों पर लगाए जाने वाले सील्स थे सो दैट वी कैन स्पेसिफाई द सील्स एंड इट्स डिवीजन। हालांकि हमको केवल इतना सा लिखना है कि राजमुद्रांक हड़प्पई सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने वाले वे शीर्ष आधिकारिक मोहरें थी जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। इतना सा लिखना है बस। नेक्स्ट वन, ब्रासिका जुंसी। इसको देखेंगे तो इसके बारे में लिख सकते हैं, दो द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज, ये अगर आप बड़ा लिखने वाले हैं उसको तो आप उसको ऐसे ऐड करके लिखेंगे, दो द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पन belongs to urbanized nature, even some of agrarian features can be seen in this civilization through the various types of grains and productivity in which Brassica junci was a specific breed of pea and some other grains developed during Harappa। तो बहुत स्पेसिफिक उत्तर है कि इसको अगर 2 नंबर में लिखना है तो केवल इतना लिखना है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उत्पादित किए जाने वाले अनाजों की एक बेहतरीन किस्म थी जिसे ब्रासिका जुंसी कहा जाता था। और ये ब्रासिका जुंसी मटर अथवा गेहूं के लिए प्रयोग किए जाने वाली शब्द थे, है ना, मटर या गेहूं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द थे। तो इट वाज अ ब्रीड ऑफ ग्रेन, नॉट द ब्रीड, इट वाज type of grain produced during Harappa with specific and super nature at that time with high quality, and especially the word was used for मटर, pea and wheat, दोनों के लिए यूज करते थे। तो नेक्स्ट वन, हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को किसने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है? तो देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इस सिविलाइजेशन के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हमको मिले तो उसमें हमको ये डिस्क्रिप्शन भी मिलता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी वो एक पर्टिकुलर एरिया में फैली हुई थी। इस पर्टिकुलर एरिया में फैली हुई थी। इस पूरे सिविलाइजेशन के जितनी भी साइट्स डिस्कवर हुई उन सबको बहुत सारे हिस्टोरियन ने अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया है और ये मानते थे कि अगर हम पूरे हड़प्पा को एक एम्पायर मान लिया जाए, एक साम्राज्य है ये, अगर हड़प्पा का एम्पायर पूरा साम्राज्य है तो इसके जो प्लेस हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, दे वर ट्विन सिटीज बाय स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक ग्रेट एम्पायर की दो ट्विन कैपिटल कहा है, ट्विंस कैपिटल कहा है। व्हाट इट, तो ये आंसर भी हम लोग कर पाएंगे। देखिए 2 नंबर का आंसर में आपको केवल ये समझाना है कि उसमें उन्होंने पूछा क्या है, हमको उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ना नहीं है। द कॉन्सेप्ट इज गिवन, वी हैव टू जस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट। इफ द डेट इज आस्क्ड यू हैव टू मेंशन द डेट, इफ द पर्सन इज आस्क्ड यू हैव टू मेंशन द पर्सन, इफ द सिस्टम इज आस्क्ड यू हैव टू एक्सप्लेन द सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हड़प्पा में हैं, मैंने आपको एक जनरल व्यू दिया है, आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को खुद भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक है रोज दीजी, ये क्या है? इट वाज न्यूली डिस्कवर्ड साइट ऑफ हड़प्पा फ्रॉम द रीजन ऑफ सौराष्ट्र इन गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र से डिस्कवर किए गए हड़प्पा का एक साइट है। इट इज नॉट अ रीजन, इट इज अ साइट फ्रॉम गुजरात। गुजरात रीजन से प्राप्त हुई एक साइट है। गुजरात के कहां से? सौराष्ट्र से। इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट देसलपुर,
देसलपुर इज अनदर साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड फ्रॉम भुज रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात के भुज रीजन से हमको इसको डिस्कवर किया गया है एंड इट इज पॉपुलर साइट्स क्योंकि यहाँ से हमको एक बहुत बड़े मकान के एविडेंस मिले हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पीपी पांड्या, इसको पीपी पांड्या ने डिस्कवर किया था, एग्जीवेट किया था। भगवानपुरा, आप जानते हैं भगवानपुरा इज ए हड़प्पन साइट्स डिस्कवर्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा में इसको डिस्कवर किया गया। यहाँ से हमको जो टेराकोटा के कुछ बर्तन मिले हैं, है ना, मृद भांड मिले हैं यहाँ से। खारवी है, कोट दीजी है, मुंडी गाक है और सौरतुधा है। दीज ऑल वर द रीजन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस रीजन्स और वेरियस साइट्स। तो हैव इफ देयर इज ए क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट a region of Harappa and site of Harappa, you have to mention the site which was discovered where and it was excavated by whom। तो बहुत छोटी छोटी चीजें उसमें लिखनी होती हैं, आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग बेसिक नॉलेज अबाउट दिस, बट यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स इन अ वे। नेक्स्ट वन इज मोहेंजोदड़ो की सभ्यता को समझाइए। डिफाइन आर्किटेक्चर ऑफ मोहेंजोदड़ो। मोहेंजोदड़ो की स्थापत्य कला को समझाइए। इसको समझते हैं, मोहेंजोदड़ो की स्थापत्य कला। पहला क्वेश्चन है, इसको 7 नंबर के लिए भी डेवलप कर सकते हैं, 10 नंबर के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ मोहेंजोदड़ो। मोहेंजोदड़ो की स्थापत्य विशेषता है, आर्किटेक्चर ऑफ मोहेंजोदड़ो। देखिए, मोहेंजोदड़ो इज द साइट ऑफ आईवीसी which is known for its large number of findings about architectural description belongs to contemporary period। ये वो साइट्स है जिसको तात्कालीन समय के स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जाना जाता था। अगर यहाँ का स्थापत्य समझाना है 7 मार्क्स के लिए, तो आप इसको सीधा सीधा शुरू कर सकते हैं। पहला, मोहेंजोदड़ो हैड द सिटी प्लानिंग। इसमें सिटी प्लानिंग थी, ठीक। इट हैज वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चरल एविडेंस हमको मिले हैं। इसमें मीटिंग हॉल भी लिख सकते हैं, जिसमें मीटिंग हॉल के अलावा ग्रेट बाथ भी लिख सकते हैं, ग्रेनरी भी लिख सकते हैं एंड सीटाडल भी लिख सकते हैं, ये भी इसमें लिख सकते हैं। तो यहां से हमको समझ में आएगा कि आर्किटेक्चर क्या मिला है। दूसरा, कि अगर हमको आर्किटेक्चर ही समझाना है तो ग्रेड पैटर्न भी समझा सकते हैं। यहां से हमको ग्रेड पैटर्न के भी एविडेंस मिले हैं, ठीक। रोड की बात कर सकते हैं, ड्रेनेज पैटर्न की बात कर सकते हैं। तो अगर इन सब को लिख देंगे तो ये 7 नंबर के लिए क्वेश्चन डेवलप होगा। लेकिन अगर 10 नंबर में करना है तो हम क्या करेंगे, देन वी हैव टू स्टार्ट इन ए डिफरेंट मैनर। तो हमको अलग शब्दों में इसको शुरू करना है। फिर हम उसे इस प्रकार से शुरू करेंगे कि मोहेंजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे एक विशाल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था, जिसे 1922 में डिस्कवर किया गया। और जब ये डिस्कवर हुआ तो इसके यहाँ से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे सारे साक्ष्य हमें एक स्थापत्य की विशेषताओं से भली भांति जोड़ते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि मोहेंजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता के तहत या सिंधु घाटी सभ्यता के तहत 1922 में खोजा गया एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थल की जो विशेषताएं हैं, वो अधिकांश विशेषताएं स्थापत्य विशेषताओं के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस स्थल से प्राप्त स्थापत्य संबंधी साक्ष्यों का विवरण इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे ग्रेट बाथ। तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ग्रेट बाथ। You have to explain about the size of great bath and you have to write about the expected usable time period of great bath। तो great bath किस समय यूज किया जाता था, या फिर कलेक्टिवली यूज किया जाता था, इंडिविजुअली यूज किया जाता था, किसी समारोह के दौरान यूज किया जाता था, इसका आपको मेंशन करना है। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसमें 2 ही मिले हैं कि ये, एक तो ये किसी बड़े रिलीजियस फंक्शन के दौरान यूज होता था, जैसे हम आजकल सब कलेक्टिवली कुंभ वगैरह नहाने के लिए जाते हैं तब। और कुछ लोगों ने लिखा है कि इट वाज यूज्ड बाय द पर्सनल रॉयल हाउस मेंबर्स। ये 2 हमको साक्ष्य वहां से मिले हैं।
दूसरा, जब हम ग्रेनरी की बात करेंगे तो ग्रेनरी से जुड़े हुए सारे तथ्यों को लिखेंगे कि हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सरप्लस में प्रोडक्शन करते थे, जिससे हम उन्हें सेव करके भी रखते थे ग्रेनरी में। नेक्स्ट, अगर सिटी प्लानिंग की बात करेंगे तो सिटी प्लानिंग में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देनी है, उसको हेडिंग बना करके, सब हेडिंग बनानी पड़ेंगी और उसमें लिखेंगे सिटी प्लानिंग हमको बहुत बेस्ट मिली है और शायद इसी कारण से इसको इंडियन सिविलाइजेशन का पहला अर्बनाइजेशन कहा जाता है, पहला नगरीकरण कहा जाता है। फिर उसमें ये भी एक्सप्लेन करेंगे सिटी प्लानिंग में क्या क्या मिला है। तो सिटी प्लानिंग में हमको जो चीजें मिली हैं उनको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि हमको वहां से एक तो चौड़ी सड़कें मिली हैं, सड़क के दोनों ओर नालियां मिली हैं, जो ड्रेनेज पैटर्न है वो मिला है, जो ड्रेनेज पैटर्न है वो टेराकोटा यानी बेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ है, क्योंकि सड़कें कच्ची मिट्टी की हैं, डबल स्टोरी बिल्डिंग्स मिली हुई हैं। तो जो भी फाइंडिंग्स हमारी है रिगार्डिंग आर्किटेक्चरल, चाहे वो सड़क हो, ग्रिड पैटर्न हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो या फिर कोई भी सीटाडल हो, जो भी मिला है उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसको समझा पाएंगे। नेक्स्ट, वहां पर कल्चरल फीचर्स के बारे में बात कर दे। कल्चरल फीचर्स में आर्किटेक्चर तो कुछ है नहीं, लेकिन कल्चर का ही एक पार्ट आर्किटेक्चर होता है, जहां आप कहेंगे कि और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स के एविडेंस हमको मिले हैं, कुछ और चीजें मिली हैं आर्किटेक्चर के रूप में, जैसे डबल स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें भी छत लकड़ी की बनी होती थी लेकिन सीढ़ियां मिट्टी की, उसकी ईंटों की बनी होती थी। तो आर्किटेक्चर अगर आप 4 पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देंगे 30 to 40 वर्ड्स में, तो आप ऑलमोस्ट 180 और 190 के आसपास पहुंच जाएंगे विथ योर इंट्रोडक्शन। ठीक, और जब लास्ट का कंक्लूजन इसमें लिखेंगे 200 वर्ड्स के लिए, तो आपको उसमें ये लिखना पड़ेगा कि thus the civilization of IBC is not only thus the civilization of IBC was not only famous for its architecture, agriculture and urbanization features, while it is also famous at the time for its architectural contribution to ancient time। तो वो अपने स्थापत्य संबंधी योगदान के लिए भी बहुत प्रसिद्ध रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की कलात्मक विशेषताओं को समझाइए। व्हाट आर द आर्टिस्टिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कलात्मक विशेषताओं को देखते हैं। कलात्मक विशेषता देखिए, इसकी बिगिनिंग भी ठीक वैसे ही होगी जैसे बाकी क्वेश्चंस की हुई है, तो ऑलमोस्ट बिगिनिंग सबकी सेम ही रहेगी। बिगिनिंग में ये लिखेंगे हम उसके इंट्रोडक्शन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन, आईबीसी सिविलाइजेशन हैज बीन फेमस फॉर वेरियस फीचर्स, आर्टिस्टिक फीचर इज वन ऑफ देम, जिनमें कलात्मक विशेषता एक है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण से प्रसिद्ध रही है, जिनमें से उसकी कलात्मक विशेषता अत्यधिक प्रसिद्ध थी, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट आर्टिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पा इज फॉलोइंग। इसमें पहला हम बनाते हैं, उसमें वो कहेंगे द पीपल ऑफ हड़प्पा वर अवेयर विथ आर्ट ऑफ डांसिंग। यहां पर हम साथ साथ में एग्जाम्पल भी देते जाएंगे जिससे कि आंसर स्ट्रांग होता जाएगा। हम पहली लाइन यही लिखेंगे कि इस सभ्यता के साक्ष्यों से पता लगता है कि इस सभ्यता के लोग तत्कालीन समय में नृत्य कला से परिचित थे, बिकॉज वी फाउंड द स्टैच्यू ऑफ, वी फाउंड द डांसिंग स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, वी फाउंड द स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहेंजोदारो इन त्रिभंग मुद्रा। इस सभ्यता के साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के लोग नृत्य कला से भली भांति परिचित थे, जिसके प्रमाण के रूप में मोहेंजोदड़ो से प्राप्त नृत्य रत्न कांसे की प्रतिमा को देखा जा सकता है। तो यहां से हमने एक चीज प्रूव कर दी, यहां के लोग नृत्य कला में माहिर थे। नेक्स्ट, दूसरा, द पीपल ऑफ हड़प्पा वर अवेयर विथ आर्ट ऑफ म्यूजिक, आर्ट ऑफ म्यूजिक, इसका भी प्रमाण देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर अवेयर विथ आर्ट ऑफ म्यूजिक as we found a horn of deers made, we found a musical instrument made of horns deer to blow just like flute। बांसुरी की तरह हिरन के खोखले सींग का बना हुआ एक बाजा मिला है, संभवतः हुआ कि उसी म्यूजिक इत्यादि के लिए यूज किया जाता रहा होगा। ठीक, एट द नेक्स्ट थर्ड लिखेंगे, एट द पीपल ऑफ हड़प्पन वर अवेयर विथ आर्ट ऑफ मेकिंग एलॉय as we found the dancing statue made of bronze। अगर कांसे की बनी हुई मूर्ति मिली है तो इस समय के लोग
धातुओं को गलाने और उनको मिक्स करने की कला से भी परिचित रहे थे, तो वो उसको भी समझते थे, आर्ट मिलने की कला से भी परिचित थे। नेक्स्ट वन, द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर अवेयर विथ आर्ट ऑफ मेकिंग वेरियस टॉयज जस्ट मेड ऑफ टेराकोटा, मेड ऑफ ब्रिक्स, सॉरी मेड ऑफ टेराकोटा, मेड ऑफ सॉइल एंड मेड ऑफ मेटल ऑल्सो। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खिलौने बनाने की कला से भी परिचित थे, जैसे वो पकी हुई मिट्टी, कच्ची मिट्टी इत्यादि के बनाते थे। और भी इसी में ऐड कर सकते हैं, द पीपल ऑफ हड़प्पा अवेयर विद द आर्ट ऑफ मेकिंग वेरियस यूटेंसिल्स, रादर आई शुड से वेरियस पॉटरीज, जिनको पेंटिंग करके किया जाता था, है ना। फिर यहीं पर लिखेंगे हम लोग, द पीपल ऑफ हड़प्पा अवेयर विद आर्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग से अवेयर थे। वी फाउंड द वेरियस टाइप्स ऑफ एंशिएंट sketches over the bricks and some other surface, just like a dog is chasing cat. We found sketches of and painting of fishermen की painting भी हमको मिली है। We found various seals and they were also aware with the art of making seals and various other craft. In craft we can say that people were aware with making just kind of muesli and such kind of things which can separate राइस फ्रॉम द पैडी, धान को कूट करके उससे दाने को अलग करने की जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे उससे भी अवेयर थे। तो इस समय के लोग बहुत सारी कलाओं से अवेयर थे, जिनमें डांसिंग भी है, जिनमें पेंटिंग भी है, जिनमें म्यूजिक भी है, और इनके सबके प्रमाण भी हैं। एंड द पीपल वर अवेयर विथ ऑल्सो टू मेकिंग सम ऑफ द डोमेस्टिक यूजेबल आइटम्स, just like making wash basin we have discovered, just like some lipstick for women at the time supposed to be used by the women at the time। तो हम इतने तरह की कलाओं से लोग परिचित थे, इतने तरह की कलाओं को लोग समझते थे और इतने तरह की कलाओं से जुड़े हुए थे। तो आर्टिस्टिक यानी कलात्मक जो डिस्क्रिप्शन है, दैट वाज ग्रांड अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ग्रांड, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन हमको कला के रूप में प्राप्त होता है। तो आप समझ पाए कि हम कला के बारे में जो भी क्वेश्चन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। ठीक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा जा सकता है कि ऑलमोस्ट बहुत तरह की कलाएं हमको मिली हैं। बीड्स मेकिंग आर्ट्स थी वहां पर, ये भी क्राफ्ट में आती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। इसको भी देखते हैं, कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। एक बड़ा क्वेश्चन है, ये 200 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, तो उसको ऐसे समझते हैं। पहला, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक सिविलाइजेशन बिटवीन 2350 BC to 1300 or 1400 BC. It was the civilization of great features which can be compared with the today's generation and today's world. तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनकी आज से भी तुलना की जा सकती है। But because of the some unknown reasons, the civilization got extinct and got declined by the 17th or 15th century. The civilization got declined, though there is no availability of a specific region responsible for the decline of this civilization. Even some collective regions can also be defined as responsible for the declination of this civilization. सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की एक ग्रेट और महान सिंधु घाटी सभ्यता रही है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताओं के आधार पर और इसकी कुछ विशेषताओं की तुलना वर्तमान समय से भी की जा सकती है, इसलिए इसे एक तात्कालीन समय की महान सभ्यता कहा जाता था, जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे। यह सभ्यता, इतनी बृहद सभ्यता, लगभग 17 ईसा पूर्व के आसपास और 15 ईसा पूर्व के आसपास पतन की ओर अग्रसर हो गई। हालांकि इस सभ्यता के पतन के कोई भी ठोस और स्पष्ट कारणों का अभाव है, फिर भी विभिन्न प्रकार के कतिपय और कलेक्टिव सामूहिक कारणों से सभ्यता के पतन को उचित रूप से समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। तो रिस्पॉन्सिबल कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर फॉलोइंग। तो हम उसमें क्या लिखते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि किन किन लोगों ने क्या कहा है। सबसे पहले लिखेंगे मार्शल ने। अकॉर्डिंग टू मार्शल, civilization got declined because of administrative failure. Administrative failure, वो कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता नहीं लगा पाए ये लोग। So there were conflict
amongst the peoples and gradually the civilization got decline. प्रशासनिक शिथिलता के कारण से यह सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा कहना है जॉन मार्शल का। ठीक, पहला। दूसरा आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑरेल स्टाइन civilization got declined because of climate change. ऑरेल स्टाइन का ये मानना है कि जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के कारण से यह सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन कभी कभी ये रीजन इतना वैलिड नहीं लगता है, क्योंकि इतने बड़े रीजन में 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में क्लाइमेट एक साथ से नहीं बदल सकता है। कुछ परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन लोग मानते हैं कि ऐसा हुआ है। तो ये ऑरेल स्टाइन का कहना है। तीसरा, ये माना जाता है कि दिस सिविलाइजेशन गॉट डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ अ ह्यूज फायर। एक आग, भीषण अग्निकांड के कारण से ये नष्ट हो गई, बिकॉज ऑफ फायर। ये सिविलाइजेशन को जला दिया गया। देयर वाज ए ग्रेट फायर बाय डी कोसाम्बी। डी कोसाम्बी ने ऐसा माना है कि सिविलाइजेशन इस कारण से नष्ट हो गई। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई एक कारण तो हमको ठोस नहीं मिल रहा है ना, बहुत सारे कारण मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ और वो हिस्टोरियन है, उनमें है साहनी और लेम्ब्रिक, जिन्होंने ये माना है कि दिस सिविलाइजेशन गॉट डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल चेंजेस और जियो इंक्लाइनेशन। और जियोग्राफिकल चेंजेस यानी लैंडस्लाइड इत्यादि कारण से सभ्यता धीरे धीरे करके नष्ट हो गई, ऐसा साहनी और इन लोगों का, दो लोगों का मानना है। तो ये सिविलाइजेशन, इससे भी कुछ लोग कहते हैं कि ये जियो सिंक्लाइनेशन से, जियोग्राफिकल फैक्टर से खत्म हो गई, कुछ लोग कहते हैं आग से खत्म हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से खत्म हो गई, कुछ लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर से खत्म हो गई। तो कोई भी एक ठोस कारण उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है इनमें से। तो आप आखिरी में जब इनको सबको एक्सप्लेन कर देंगे, तब उसमें लिखेंगे कि द सिंगल एंड मोस्ट relevant causes cannot be defined for the declination of this great civilization. There might have been so many collective causes for the declination of this great civilization. तो सारे कारणों को सामूहिक रूप से माना जा सकता है कि कुछ साइट्स आग के कारण भी नष्ट हुए होंगे, कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण से हुए होंगे, और कुछ ऐसे भी साइट्स हैं कि जहां एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर रहा होगा, कुछ ऐसे भी साइट्स हैं। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि जिस सिविलाइजेशन, इतने सारे कारणों के साथ साथ और भी ऐसे कारण बताए गए हैं जो इस सिविलाइजेशन को नष्ट करते थे। उनमें बहुत सारे लोगों का रोल है, जैसे गार्डन चाइल्ड हैं, उनका बड़ा रोल है, मार्टिमर व्हीलर हैं, उनका भी ऐसा रोल है। वो भी कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन किसी भी एक कारण से नहीं, अन्य बहुत सारे कारणों से मिलकर के नष्ट हुई होगी ये सिविलाइजेशन। जैसे कुछ लोग बाढ़ के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं। बाढ़ के लिए यानी फ्लड, एक हैवी फ्लड आया होगा, उस फ्लड के लिए दो लोगों के नाम याद किए जाते हैं, एक है मैके और मार्शल। मैके और मार्शल ने इसको बाढ़ के लिए जिम्मेदार माना, बाढ़ को इसके डिक्लाइनेशन के लिए जिम्मेदार माना है। तो जब आप सारे कारण लिख देंगे, तब आपको आखिरी में लिखना है कि वी कैन नॉट गो विथ अ सिंगल कॉज फॉर द डिक्लाइनेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हम इस सभ्यता के, महान सभ्यता के पतन के लिए किसी भी एक कारण को उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि सारे कारण अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी रहे होंगे, इसलिए संपूर्ण सभ्यता के पतन के लिए हम उपयुक्त सभी कारणों को सामूहिक रूप से उत्तरदायी मान सकते हैं। तब जाकर के आंसर थोड़ा रेलेवेंट बनेगा। समझ पाए? बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। वही सारी चीजें जो आप पहले से जानते हैं। जस्ट आपको केवल लिखने का तरीका सीखना है, हाउ टू राइट आंसर्स। और वो आप तब तक नहीं सीखेंगे जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे। जब आप उसको लिखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप उसे नहीं सीखेंगे। पढ़ने का काम पढ़ के किया जा सकता है, लिखने का काम लिख के ही करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग एनी हाउ। अगर आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे तभी ऐसा कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एक तो ये हो गया एक कारण। नेक्स्ट वन इज सिंधु सभ्यता से प्राप्त धार्मिक साक्ष्यों के संबंध में समझाइए। संबंधित धार्मिक साक्ष्यों के संबंध में समझाइए। अब देखिए, बहुत इजी है। यू हैव टू डिफाइन द रिलीजियस एविडेंसेस डिस्कवर्ड फ्रॉम आईबीसी। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित धार्मिक साक्ष्य क्या है। जब हम उसके रिलीजियस फीचर्स की बात करते हैं तो वो धार्मिक साक्ष्य हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
हम ये कह सकते हैं कि दो वी फाउंड द वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंसेस एंड फीचर्स फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर फॉलोइंग। तो उसमें लिखेंगे कि वी फाउंड पशुपति, वी फाउंड पशुपति, फर्स्ट वन हमको पशुपति की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट वी फाउंड बियर्ड शेप प्रीस्ट, एक पुजारी की मूर्ति मिली है। एंड वी फाउंड गॉडेज मातृ देवी। वी फाउंड वेरियस सील्स रिगार्डिंग द वर्शिप फीचर्स ऑफ दैट टाइम। हमको ऐसी बहुत सारी सीलें मिली हैं जिसमें पशुपति की पूजा इत्यादि जैसी चीजें हमको वहां से मिली हैं। इससे हम लोग ये बता पाएंगे कि उनके रिलीजियस कंटेक्स्ट कैसे रहे होंगे, और रिलीजियस कंटेक्स्ट से ही हमको पता लगता है कि हम उसे 7 नंबर के आंसर में कैसे डेवलप करेंगे। तो यू हैव टू मेंशन अबाउट द वट एवर यू हैव द आइडियाज फाइंडिंग रिगार्डिंग द रिलीजियस कंटेक्स्ट ऑफ हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमको धार्मिक चीजें कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं जो उसकी धार्मिक संरचना को समझा सकती हैं। इसमें याद रखिएगा आंसर धार्मिक के लिए भी आ सकते हैं, सामाजिक के लिए भी आ सकते हैं, किसी पे भी आ सकते हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, लेकिन बस उसके फीचर्स चेंज हो जाएंगे। 4 या 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। आंसर वैसे भी सिंपल है कि अगर आपको हड़प्पा के दौरान से जो भी चीजें मिली हैं उनमें से उनको छांट लीजिए जो धर्म से जुड़ी हो। तो धर्म से जुड़ी हुई चीजें क्या मिलेंगी, जैसे पुजारी के बारे में पता लगा है, पशुपति के बारे में पता लगा है, मातृ देवी के बारे में पता लगा है। तो ये सारी चीजें हमको किसमें बताएंगी कि हमको धार्मिक चीजें वहां से मिली हैं, और पशुपति को ही इस पीरियड के भगवान माना गया है। तो ये धर्म से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। ठीक, तो प्रश्न को केवल 7 नंबर के लिए तैयार करना है। ये प्रश्न 10 नंबर में आने के चांसेस नहीं है। हाँ, अगर प्रश्न ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता की सारी विशेषताओं को लिखिए, तो जरूर 200 शब्दों में आ सकता है। तब आप उसमें कलात्मक विशेषताएं भी लिखेंगे, धार्मिक भी लिखेंगे, राजनीतिक भी लिखेंगे, सामाजिक भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त धार्मिक साक्ष्य हो गए। अब इसके बाद आता है झुकर झाकर संस्कृति। यहां पर आप एक चीज और समझ लीजिए कि धार्मिक विशेषताएं पूछी गई है, सामाजिक दशाओं के लिए भी अपन ये लिखना है, सामाजिक दशाओं के लिए। तो सामाजिक दशाओं को पहले समझ लेते हैं, फिर झुकर जाकर को समझते हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि हमको हड़प्पा से जो कुछ भी लिखा हुआ मिला है हम उसे पढ़ नहीं पाए। अगर पढ़ नहीं पाए तो सामाजिक चीजें हमको कैसे पता लगेंगी। फिर भी हम आर्कियोलॉजिकल बेसिस पर, फाइंडिंग के बेसिस पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वहां की सोसाइटी कैसे कैसे डेवलप रही होगी। तो अभी तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हो, चाहे वो आर्किटेक्चरल साक्ष्य हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर के साक्ष्य हो, चाहे वो किसी भी और प्रकार के रिलीजियस साक्ष्य हो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल फाइंडिंग्स we can divide the people of Harappa into 2 different class 1 elite class and class 2 common class। अब कैसे डिवाइड किया है तो हम इसको आर्किटेक्चर से समझ लेंगे। जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे, शुरुआत प्रश्न की कैसे होगी, आंसर की शुरुआत कैसे होगी, तो आप उसे ऐसे लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान सामाजिक तथ्यों के अभाव के कारण से वहां से प्राप्त स्थापत्य, कलात्मक एवं अन्य प्रकार के प्राकृतिक संरचनात्मक साक्ष्यों से उस समय की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है वो इस प्रकार है। और इस विवरण से हमको हड़प्पा सभ्यता के लोग 2 क्लास या हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2 श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें नीचे आंसर लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद कि फर्स्ट वन पॉइंट डाल के कि यहां से प्राप्त, क्या कहते हैं उसको, सीटाडेल को हिंदी में कहेंगे दुर्ग। यहां से प्राप्त दुर्ग जैसे उच्च स्थलों और सामान्य स्थलों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि दुर्ग का प्रयोग समाज के उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा किया जाता रहा होगा और सामान्य क्षेत्रों का प्रयोग सामान्य वर्ग के द्वारा किया जाता रहा होगा। इसका मतलब वहां की हड़प्पा के समाज 2 हिस्सों में बटे हुए थे, एक उच्च वर्ण, एक निम्न वर्ण या उच्च क्लास, उच्च जो हायर क्लास है, एक लोअर क्लास है। पहला पॉइंट जो, दूसरा ये लिखेंगे एज वी फाउंड द बिग साइज हाउसेस एंड रेसिडेंस बिल्डिंग्स एट सीटाडल। तो जहां बड़े बड़े घर होते हैं वहां निश्चित ही एलिट क्लास के लोग रहा करते होंगे। एंड वी फाउंड द स्मॉल ब्लॉक्स एंड स्मॉल रेसिडेंशियल एरियाज इन कॉमन सरफेस। तो हियर यू कैन फाइंड that the people of Harappans were used to live in these common areas were servants।
तो हमने उसको देखा कि वहां क्लास को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक थे शासक और एक वे जिन पर शासन होता था, शासित। एक थे उच्च वर्ण के लोग, उच्च वर्ग के लोग, और एक थे निम्न वर्ण के लोग। या ये कह सकते हैं कि एक थे धनी लोग, एक थे गरीब लोग। या ये कह सकते हैं कि राजा लोग और प्रजा लोग। तो हम जैसे चाहें वैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्लास दो ही रहेंगी। हम दो से ज्यादा क्लासेस में उसको बांट नहीं सकते हैं। कुछ मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको बांटने की कोशिश की है कि वहां क्राफ्ट का काम करने वाले कारीगर भी होंगे, पशुओं को पालने वाले लोग भी होंगे। तो ऐसा वर्क डिवीजन हमको नहीं मिला वहां से। हमको वहां से कोई भी कार्य विभाजन की श्रेणी प्राप्त नहीं हुई है हड़प्पा से। हड़प्पा से जो भी चीजें मिली हैं केवल दो ही क्लास में बांट सकते हैं। आपका मन है तो आप उसे उच्च वर्ग निम्न वर्ग कह लीजिए, आपका मन है तो शासक और शासित कह लीजिए, आपका मन है तो आप उन्हें धनी और गरीब कह लीजिए, आपका मन है तो राजा और प्रजा कह लीजिए, जैसा आपको लगता है वैसा कह लीजिए। बट यू कैन नॉट डिवाइड द सोसाइटी ऑफ हड़प्पा इन मोर देन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट से ज्यादा में नहीं बांट सकते हैं। और ये भी जानकारी लिखित में नहीं मिली है, क्योंकि हड़प्पा की स्क्रिप्ट को तो हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। ये सब हमने फाइंडिंग्स के बेस पर पता लगाया है, जो भी फाइंडिंग है उसके बेस पर पता लगाया है। गॉट इट? समझ पाए? तो हम इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, और बहुत इजी आंसर है, बस आप उसको पहले लिख के देखेंगे तो ही इजी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, झुकर झाकर संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। पहले आप समझ लीजिए कि इसको मैंने सभ्यता क्यों नहीं लिखा है, या कई बुक्स में इसको सभ्यता क्यों नहीं लिखा है, संस्कृति ही क्यों लिखा रहता है, झुकर झाकर। ये आप लोग भी समझते हैं कि जो संस्कृति है और जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन और कल्चर है, दे बोथ आर अपरेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। सभ्यता में हम बेसिकली भौतिक चीजों को ही देखते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को देखते हैं, और इसमें नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें आती हैं। नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें आएंगी इसमें। हमको हड़प्पा से टूटे हुए मकान तो मिले हैं, वस्तुएं मिली हैं, उपयोग की जाने वाली चीजें मिली हैं, लेकिन ये उसको हम लोग ये लिख पाने में बड़ा असमर्थ है कि लोग क्या करते होंगे क्या नहीं करते होंगे। फिर भी एक टीम ने, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने, हड़प्पा से पहले के कुछ जगहों पर जो लोगों द्वारा वस्तुएं उपयोग की जाती हैं, उसके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां हड़प्पा फैला हुआ है, वहां ये पाया है कि पर्टिकुलर ए स्थान के लोग और बी स्थान के लोग और सी स्थान के लोगों का रहन सहन या वे ऑफ लिविंग अलग अलग रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ लिविंग इन प्री हड़प्पन एरा, वी डिस्कवर्ड सम ऑफ द स्पेसिफिक पैटर्न एट द टाइम यूज्ड बाय द पीपल। लोगों द्वारा जो यूज किए जाते रहे होंगे उसके आधार पर हमने उसको बांट दिया है, जिसे हमने अलग अलग गांवों के नाम पर, स्थानों के आधार पर संस्कृतियों की संज्ञा दी है। ऐसी बहुत सारी संस्कृतियां जो कॉपर एज की हमको मिली हैं, उनमें सबसे पुरानी संस्कृति है सावलव संस्कृति, सावलव कल्चर, दैट इज अबाउट 2300 टू 2100 बीसी। इतनी पुरानी संस्कृति है। सबसे नवीन संस्कृति मानी जाती है जोरवे संस्कृति, जोरवे कल्चर, दैट इज अबाउट 1700 बीसी टू 700 बीसी। ये सबसे नवीन कल्चर है। और भी कुछ कल्चर हैं, जैसे कि कायथा का एक कल्चर है, कायथा इज अबाउट 2000 टू 1800 बीसी। ये कायथा का कल्चर है। ऐसे बहुत सारे कल्चर मिले हैं, और यही हड़प्पा के सबसे समकालीन, उससे जस्ट पहले का एक कल्चर हमको मिला है, और ये मिला है कहाँ, पाकिस्तान और भारत के एक संयुक्त क्षेत्र में, जिसको हम लोगों ने वहां पे जो गांव मिला है झुकर, और दूसरी तरफ जो एरिया है वो पहाड़ के नीचे का एरिया है जिसे झाकर कहा जाता है। तो इसके बीच के जो लोग रहते थे उनके वे ऑफ लिविंग था, उसे झुकर झाकर कल्चर कहा गया है। तो झुकर झाकर इज कल्चर अमंगस्ट ऑल द कल्चर डिस्कवर्ड इन प्री हड़प्पन एरा। जो प्री हड़प्पन एरा के थे उसमें जो कल्चर डेवलप हुए हैं, उन सबको कल्चरों को अलग अलग नाम से डिफाइन किया गया, यानी हर क्षेत्र के लोगों का वे ऑफ लिविंग था। जैसे आज भारत में देखेंगे आप, तो आज भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे बिहारी कल्चर अलग है, या फिर गुजराती कल्चर अलग है, यूपी कल्चर अलग है, तमिलनाडु का कल्चर अलग है, और पंजाबी कल्चर अलग है, लेकिन ये सब भारतीय कल्चर ही तो हैं। तो ये सब भारतीय हैं। तो ऐसे ही मैं कहूंगा कि आईबीसी के कल्चर है, तो आईबीसी में एक तरह का कल्चर नहीं रहा था, स्पेसिफिक द एरिया वाइज जिस कल्चर को डिवाइड किया गया उसे हम एट द टाइम के कल्चर के नाम से जानते हैं। झुकर झाकर हैज बीन वन ऑफ द प्रोमिनेंट कल्चर। अब उसकी विशेषताओं की अगर बात करें एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप सबसे पहले उसमें लिखिएगा, इट वाज द कल्चर ऑफ
एग्रीगेरियन मैनर, इसमें हमको नगरीकरण के सब वो चीजें प्राप्त नहीं हुई हैं, ये एग्रीगेरियन कल्चर था। दूसरा कि यहां पर पशुओं का प्रयोग पूजने के लिए पशुपति के रूप में नहीं किया जाता था, उनके पास एक फूडिंग मैनर था जिसमें पशुओं को बलि चढ़ाने और खाने पीने की परंपरा होती थी। इसके अलावा यहाँ पे जो जितने भी यूटेंसिल यूज किए जाते थे, यूज की जाने वाली सबसे ज्यादा उस समय की मेटल थी कॉपर, कॉपर को यूज करते थे, इसलिए ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी। दूसरा, यहाँ पर एक ही प्रकार के बरियल्स पाए जाते थे, समाधान पाए जाते थे। दूसरा, यहाँ पर जानवरों के पाले जाने के रूप में डॉग से लेकर के एलिफेंट तक के साक्ष्य मिले हैं, एलिफेंट तक के। तो अगर हम झूकर जाकर कल्चर को कहेंगे तो उसमें एक बड़ा ही अंतर यह है कि वो एग्रीगेरियन थे, अर्बन नहीं थे, यानी इनके घर हड़प्पन जैसे डेवलप नहीं थे। तो ये झूकर जाकर कल्चर है। ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं, आपको 3-3 7-7 नंबर के लिए और मोस्ट प्रोबेबली 2 नंबर के लिए सारे कल्चर को तैयार कर लेना है कि कहाँ से मिला है और उसकी क्या क्या फीचर्स थे। अगर ऐसा लगता है कि किसी को करने में दिक्कत है तो आप पूछेंगे तो हम उसके आंसर आपको बता देंगे, है ना। और जो भी डाउट उसके रिगार्डिंग हो, आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, या किसी आंसर को कैसे लिखना है, इंग्लिश में कैसे लिखना है, हिंदी में कैसे लिखना है, तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपके लिए क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको आंसर राइटिंग रेगुलर करनी है। अभी हम इस टॉपिक में लगभग जो क्वेश्चंस थे, वैसे सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, जो नहीं है वो हमने देने की कोशिश करी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिर हम उसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, हाँ। तो आप जब भी आंसर लिखने में दिक्कत हो, लेकिन बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो आप जल्दी समय थोड़ा बढ़ाइए और आंसर्स लिखिए, है ना। आंसर जब आप डेवलप कर लेंगे तो आप कह पाएंगे कि हमने ठीक ठीक काम किया है इसके लिए, मेंस के लिए। मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी में यही एक बड़ा डिफरेंस है। हम लोग जनरली 90% प्री ही पढ़ते रहते हैं, प्री पढ़ने से कभी एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकालने के लिए मेंस पढ़ना पड़ेगा, और मेंस का सबसे बड़ा बूस्टअप है हमारी आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको काम करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।